आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। इस्लाम में जो हुकूक हमारी ख़वातीन को मिले हैं वो दुनिया में जितना भी सिस्टम बना हुआ है उससे बेहतरीन है। We need to be on the same page. हमें सबसे पहले ये देखना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अगर कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो किसी और शोबे में वो आगे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ऐश मकाम आए हुए हैं। यहाँ पर बुलंद पाए वली कामिल हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान आलिया मौजूद है। वाकई में यहाँ पर रूहानियत का एहसास होता है और इसी रूहानी माहौल में आज हम प्रोग्राम रूबरू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, नौजवानों और ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख़याल होगा। हम आप ही के बीच आते हैं और आप ही से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में तजुर्बात आपके जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने इनवाइटेड गेस्ट से मिलते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। आप सबका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है, जो कि आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से जो भी यहाँ पे है ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के मौलवी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन इस्तफ़ा औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत सैयदना सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, जो कि भंडारकोट में पैदाइश उनकी हुई है, राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बाद उन्होंने बचपन में ही हज़रत सैयदना शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत हासिल की है और उन्हीं के साथ होली है जब तक कि उन्होंने रियाज़त, बदनी रियाज़त, इबादत के ज़रिए इस पाए तकमील तक पहुँचे हैं। आज ये ज़ियारत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचानी जाती है, जानी जाती है। ये बड़ी गर्म ज़ियारत है। अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, यहाँ पूरी कश्मीर, वादी कश्मीर के अलावा पूरे मुल्क के लोग तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर हाजात रवाई होती है। क्या जम्मू कश्मीर के नौजवान मरकज़ी ताउन से चलने वाली मुख्तलिफ़ स्कीमों के फ़वाइद हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? मेरे हिसाब से जवान हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि नौकरियां, अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट जॉब एंड ऑल, बहुत कम जॉब ओरिएंटेशन है आजकल। लेकिन अगर हम करेंगे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो जवान है, मतलब जो भी नई पीढ़ी के जो लोग हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ में हमें एक अवेयरनेस चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि स्कीम्स के बारे में, स्कीम तो नॉर्मली जब मुझे पता नहीं है स्कीम के बारे में तो मैं कैसे उसके बारे में जानूं। मैं एक जवान हूं, मैं काम करने की एक क़ुव्वत रखता हूं, लेकिन जब तक मेरे पास एक अच्छा आइडिया ना हो, अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, तो मेरा वो कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि एक जैसे गवर्नमेंट ने ईडी खोले हैं तो वो उनसे हमें मतलब इनका काफ़ी सारा एडवर्टीज़मेंट होना चाहिए। और अगर हो सके तो एक मोहल्ला कम्युनिटी की टाइप में एक कैंपस टाइप का होना चाहिए, जो कि एक कैंपस टाइप में करें और लोगों तक ये पहुंचा देंगे कि क्या क्या स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स जो हमें एक नौजवान को चाहिए, न्यू आइडियाज़ है। जैसे अगर एग्जांपल लें, एक कुरियर सर्विसेज अगर हम लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्विस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सर्विस, लेकिन एक जवान को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। जैसे मेरा जो नज़रिया है उसके मुताबिक तो पहुंच रहा है। जैसे अभी हम देखेंगे कि जो स्कीमें हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, तो उसके तहत आजकल हमारे वो बच्चे, मतलब जिनके पास उतनी आमदन नहीं थी, जिनके पेरेंट्स के पास उतना हैसियत नहीं थी कि वो बच्चों को बाहर भेजे पढ़ने के लिए, तो आजकल वो बाहर के जो कॉलेजेस में हैं वहाँ पर
टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और आगे जाकर वो इस कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी स्कीमें ऐसे आ गई है कि जिनका हमको पता भी नहीं था, जैसे बहुत सारे RTI है या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंचता है, तो वो स्कीमें आ गई हैं। बहुत सारे लोगों को बेशक पता नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कोट करके बताऊंगा। कल मेरा एक दोस्त है, वो मुझे फ़ोन कर रहा था। उसने बताया कि मेरे बेटे ने प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत अप्लाई किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है बच्चे ने, तो उसने अप्लाई किया हुआ है। तो मैं कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करूँ? मतलब एक तरह से आपको चॉइस मिल रही है, कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, और जहाँ पर आप जाना चाहोगे वहाँ आपको मतलब आपके लिए एक रास्ता खुला हुआ है। मतलब आप अपना एम जो है वो अचीव कर सकते हो। ये बात सही है कि बहुत सारी जो डेवलपमेंटल स्कीम्स वो वजूद में आ गई। इसमें सपोज़ एग्रीकल्चर स्कीम आ गई, जो कि KCC लोन्स मिल रहे हैं आजकल किसानों को। आजकल जब हम देख रहे थे, आज से 10 साल पहले 1-2 मंडियाँ पूरे जम्मू कश्मीर में अवेलेबल थी, मगर KCC की बदौलत से इस वक्त करीबन गाँव हर एक गाँव में इस वक्त मंडी लगी हुई है, वो खाली KCC की बदौलत से है। और दूसरी बात, जहाँ तक इन स्कीम्स का सवाल है, जो इंटरनेट फैसिलिटी है यहाँ पे, लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, 2G होने के कारण बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूथ उन स्कीम्स तक नहीं पहुँच पाते हैं जिनसे एक यूथ फ़ायदा उठा सकता है। तो मुझे लग रहा है स्कीम्स तो बहुत अच्छे हैं, मगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चे वहाँ तक, यूथ नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक, वो नहीं देख पा रहे कि कहाँ पे क्या स्कीम है, हमारे लिए कौन सा फ़ायदा है, हम किस तरह इस स्कीम तक पहुँच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्कीम्स है, बेशुमार स्कीमें हैं गवर्नमेंट की तरफ से आई है, बेशुमार स्कीमें, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। उनको फिर पूछने वाला ही नहीं कोई होता है कि अगर आप ये स्कीम अप्रूव कर रहे हो, क्या इसका कोई बैकअप आ रहा है, पॉजिटिव बैकअप आ रहा है या नेगेटिव बैकअप आ रहा है। उसकी जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो हमें देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है वो है कि डॉक्यूमेंटेशन हर किसी प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई स्कीम है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। कल जब आप कहीं स्कीम कोई देखने जा रहे हो, आप किसी ऑफिस में जाते हो, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ओवर देयर, कि आपको पहले ये डॉक्यूमेंट लाना है, फिर ये, देन ऑफिशियल्स कीप ऑन मेक यू रन इनटू द ऑफिस वेरी नाउ एंड देन। सो इस वजह से जो हमारी स्कीम्स है, जो यूथ है, वो उन स्कीम्स का फ़ायदा अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं। और जो पहले इन्होंने कहा कि मेरे भाई कह रहे थे कि जो प्रॉपर उसका एक एडवर्टीज़मेंट नहीं है, जो कॉमन यूथ है, जो एक जो पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं या जिनके पास उतना सोर्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर उसका पता नहीं होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो इस वजह से इसका प्रॉपर एडवर्टीज़मेंट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंटेशन कम होनी चाहिए, ताकि एक जो आम इंसान है वो उसका फ़ायदा उठा सके, एक आम यूथ जो है वो इससे कोई ना कोई अपना जो है फ्यूचर वो बना सके। थैंक यू। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौन कौन से इक़दामात होने चाहिए? This starts from you and me. This starts from home. Here we can see that patriarchy and misogyny are these two things that have killed the status of a woman in the society or in the home. When it comes between two children, boy and girl, the choices of boys are always preferred while the girl is ignored. When a mother and a father, they start discriminating towards a girl child who later on becomes a lady, so things change her for life. पूरी ज़िंदगी उसको यही सारी चीज़ें फिर देखने को मिलती है. And then when she grows up, all together the world around her changes, because there is no holds bar for a boy, while as a girl cannot, she has to live within a circle. The circle that is unseen, but every household, every parent, every elder practices it religiously, and they are making the girl to follow those things which
She as an individual, as a free citizen of the world, could have enjoyed, could have excelled. But most of the things that are being stopped, that is because of our patriarchal attitude towards the woman. And then this systematic slavery a woman is subjected to. یہ ایک ہو رہا ہے یہاں پہ بچی کے پیدا ہونے سے اس کی شادی تک، اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تو ہر ایک جگہ پہ اس کے ساتھ جو یہ ڈسکرمنیٹری اپروچ ہوتا ہے، جو ہم نے ایسے رولز بنا کے رکھے ہیں سوسائٹی میں کہ جن کو ہر کوئی آنکھ بند کر کے فالو کرتا ہے، ایون گرلز خود بھی. اور اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک لڑکی کسی کے گھر میں بہو بن کے جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ کلوز ریلیشن ہوتا ہے آفٹر ہسبینڈ، دیٹ از مدر ان لا، ساس اس کی. تو اپنی ماں نے اس کو بڑی نازوں سے پالا ہوتا ہے اور دوسری ماں کے حوالے کرتی ہے، بٹ تھنگس فار دیٹ لیڈی نیور چینج. اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے، اور وہاں پر ایک عورت ہی ذمہ دار ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرنے کا. اور یہ ہمارا المیہ ہے پوری سوسائٹی کا کہ دس وی آر فالوئنگ، وی آر سیئنگ، وی آر واچنگ بٹ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، اینڈ وی نیڈ ٹو ایکٹ ناؤ، اسپیک ناؤ اینڈ چینج اٹ ناؤ. کسی بھی انسان کو آج کے ڈیٹ میں اس دنیا میں بااختیار بنانے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہم دے سکتے ہیں وہ ہے تعلیم. تعلیم کے برابر مجھے نہیں لگتا ہے اس دنیا میں اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جسے ایک انسان بااختیار بنے. اور اگر خواتین حضرات کی بات کریں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں ایک تو قانونی لوازمات جو ہے، حقوق ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام، کیونکہ ہم اس وقت ایک ایسی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کشمیریت اور کشمیری صوفیت کی ایک مثال ہے. اس مقدس جگہ پہ اگر ہم اسلام کی بات کریں گے، اسلام کے حوالے سے خواتین کے جو حقوق ہے وہ پہلے سے ہی سیٹ ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا ہے آج کے ڈیٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لمحات آئے جہاں پہ ان حقوق کو پامال کیا گیا، لیکن اس میں ہم اسلام کو دوش نہیں دے سکتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پرفیکٹ وے آف لائف. اس میں کسی چیز کو ایڈ یا ڈیلیٹ کرنے کی قیامت تک کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں جو حقوق ہماری خواتین کو ملے ہیں وہ دنیا میں جتنا بھی سسٹم بنا ہوا ہے اس سے بہترین ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے گھر میں ہی، ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے گھر میں دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی گھر میں ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنس وہاں پہ بیٹے کو دی جاتی ہے، بیٹی کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. لیکن اگر ہم، جیسے سر نے بولا، اگر ہم اپنے اسلام میں دیکھیں تو سب سے زیادہ حقوق، سب سے زیادہ پروٹیکشن جو ہمارے مذہب میں دی گئی ہے وہ خواتین کو ہی دی گئی ہے. یہ ایک مکمل مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، اور ان میں شاید کوئی چینج لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم اس وے سے عورت کو دیکھیں، وہ سب حقوق دے، تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تھینک یو. اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو کی طرف سے دیکھیں تو اسلام نے خواتین کو پوری آزادی دی ہے، لیکن جو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہماری سوسائٹی کا پورا کوآپریشن ہونا چاہیے، خاص کر ہمارے ماں باپ کا. ماں بچپن سے ہی بیٹی کو سکھاتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، کیونکہ بڑے ہو کر آپ کو دوسرے کے گھر جانا ہے، تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرو، کوئی بات نہیں ہے، آپ کا چل جائے گا. لیکن بیٹے پر وہ پورا فوکس کرتے ہیں، پوری توجہ دیتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر مطلب سوسائٹی اپنے میں ایک ڈیولپمنٹ لائے تو خواتین کو وہ پورے اختیار مل سکتے ہیں. جنوبی کشمیر میں پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے سے بہت سارے امن و قانون کے واقعات پیش آئے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ ساؤتھ کشمیر کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں انتہا پسندی جو سوچ ہمارے کشمیر میں پچھلے 3 دہائیوں سے آئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. انتہا پسندی انسانیت کے خلاف ہے، ہمارے اسلام کے خلاف ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے، جو ایک ایسا مذہب ہے جو امن کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے. اٹس اے ریلیجن آف ہیومینٹی. اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہو سکتی ہے. ساؤتھ کشمیر جو کہ صوفیت کی ایک مثال ہمارے پورے ایشیا میں رہی ہے ایک وقت، ہمیں ساؤتھ کشمیر کو اگر ڈیل کرنا ہے ایک انتہا پسندی کی سوچ کو
कट्टर पसंदी की सोच को अगर हमें डील करना है तो हमारे पास सूफीज़म के बगैर और कोई चारा नहीं है, और इंतहा पसंदी का पूरे दुनिया में इस वक्त कोई स्कोप नहीं है। इस वक्त अगर स्कोप किसी चीज़ का है वो है अमन, और इस्लाम अमन का एक ऐसा मैसेज है जो पूरी इंसानियत के लिए है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं एक बताना चाहूँगा कि साउथ कश्मीर को अगर हम एक इस नज़रिए से देखें कि वहाँ पर राइट विंगर्स हैं, इंतहा पसंद है, वो चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन आप ये शायद भूल रहे हैं कि हमारे इस साउथ कश्मीर ने ही वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए अब हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बहुत सारे लीडर्स दिए। उसमें एक हमारे नायबी वज़ीर आज़म भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और 3 चीफ मिनिस्टर्स भी रहे। तो कमी कहाँ पर हुई? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक छोटे से इंसिडेंट को हमारा जो नेशनल मीडिया है, येलो जर्नलिज्म, कॉरपोरेट रन मीडिया, इस सिचुएशन को ऐसे हवा दे रहा है। उनका सबसे पहला रोल है हमारी साउथ कश्मीर की यूथ को डिमोनाइज करने के लिए। ये खाली साउथ कश्मीर की ही बात नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की। एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं होता है और हमारी हिंदी इंग्लिश की मसाला चैनल्स ऐसे ऐसे मसाले और ऐसे ऐसे टोटके लगाकर वो न्यूज़ चलाती है कि जहाँ पे हमें यहाँ हर्ट होता है। व्हेन देयर इज इमोशनल डिस्कनेक्ट यू कैन नॉट विन ए वॉर। आपको इन सब चीज़ों को, हमारे दिलों को जीतने के लिए हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। इट्स अबाउट सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया। लीव पॉलिटिक्स असाइड, लीव गवर्नमेंट्स असाइड, सिविल सोसाइटी और उसके साथ साथ हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है। क्या कभी किसी ने कश्मीर के या पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के किसी बच्चे को एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पर उभारा? नहीं। उनकी न्यूज़ चैनल्स पे, उनके कॉलम्स में सिर्फ ये चला कि अगर साउथ कश्मीर में आतंकवाद है, अगर कोई मारा गया तो उसके लेबल चिपकाना है, लश्कर का है, हिजब का है, उसका है, इसका है, इसका है। ये नहीं कि वो कश्मीर का है। अगर वो ये चीज़ समझ गए होते, हमें पॉलिटिकल पार्टीज से, उसके साथ साथ इंडियन सिविल सोसाइटी से, उसके साथ साथ यहाँ के हिंदुस्तान के पूरे आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें आतंकवादी और दहशतगर्द के नज़रिए से मत देखिए, बल्कि हम भी इंसान हैं और हमारे साथ अगर कहीं पे ज्यादती हुई है, हमारा हक बनता है कि हम उसके लिए आगे बढ़ें। हाँ, बंदूक उठाना कोई ठीक बात नहीं है। हम अपने लड़ाई को दलाइल के ज़रिए और बाकी सारी चीज़ों के ज़रिए लड़ सकते हैं। और इस चीज़ को डिमोनाइज करने में हमारे मीडिया का जो रोल रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी बनाए जहां पर हम लोगों को ये डिमोनाइजेशन करने की जो साजिश हो रही है और पूरे साउथ कश्मीर को जहन्नम की भट्टी बनाने की साजिश हो रही है, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी साथ है। पॉलिटिक्स दोनों तरफ से है। ये राइट, इसमें भी है, सेपरेटिज्म में पॉलिटिक्स है, मेन स्ट्रीम में भी पॉलिटिक्स है। दोनों साइड की पॉलिटिक्स कुल मिला के हमारे बच्चों को हमसे छीन रहे हैं, हमारे माओं को उनके बच्चों से जुदा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को यतीम बना रहे हैं और हमारे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने नहीं दी होती ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम यहाँ पर लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करते, डेथ को सेलिब्रेट करते। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? लेट अस सेलिब्रेट लाइफ, लेट अस गिव लाइफ ए चांस, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो सकती हैं। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि जो बंदूक बरदार है ये क्यों बन रहे हैं? अगर ये बीटेक करके, एमटेक करके इतने हाईली क्वालिफाइड होते, बोन ऑफ कंटेंशन है क्या? हम इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं कि वजह है क्या? छोटे छोटे बच्चे ये ज्वाइन कर रहे हैं मिलिटेंसी या व्हाटएवर, मगर वहाँ पे मसला है क्या? मसला ये है कि गवर्नमेंट ये देख नहीं पा रही है कि मसला है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं होती, शायद यहाँ पे बंदूक नहीं होता। ठीक है, यहाँ से बच्चे फिर वो पढ़ने क्यों जाते? वो कि इस चीज़ के लिए पढ़ने जाते? नहीं, वो पढ़ने जाते ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। और जब वो, मैं खुद एक टीचर हूँ, आई एम एजुकेशनिस्ट, तो मैं अपना ही बताऊँ कि इस वक्त मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ। इतनी हाईली क्वालिफाइड हो के फ़ायदा क्या है क्वालिफाइड होने का? नथिंग। फिर कहते हैं इंसान, जब उनको वहाँ से भी मिलता है कि पैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे, मिलेंगे, वो प्रेफर करते हैं फैमिली को चलाने के लिए बंदूक। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉय होते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे वो चीज़ नहीं देख पा रही है कि अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है 16 इयर्स, और वो ज़्यादा एज होती है, उनको पैसे चाहिए होते हैं तब फैमिली को चलाने के लिए। तो यही वजह है कि बंदूक उठाने के लिए मिलिटेंसी यहाँ पे, अगर हम हील कर सकते हैं कश्मीर को, एम्प्लॉयमेंट होगी यहाँ पे,
تو یہاں پہ ہیل کشمیر ہو سکتا ہے. ٹل دین یہاں پہ یہ چیزیں چلتی رہے گی, اور وہ چیز ہمیں ٹھیک کرنی ہے. ہمیں گورنمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھے, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو, جتنے بھی پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں آپ دیکھ لیجئے, جو بھی بندوق بردار ہے پی ایچ ڈی اسکالرس ایم ٹیک اسکالرس ہے کہ نہیں, تو وہی بندوق اٹھاتے ہیں. کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیچارے ان ایمپلائی ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ ایمپلائمنٹ زیادہ سے زیادہ بڑھ دی جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ بندوق برداری بھی بالکل ختم ہو جائے گی. جیسے میم نے بتایا کہ یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے, دیٹس وائی یوتھ آر جوائنگ ملٹنسی. آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک سو دیٹ اگر یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے تو یوتھ یہاں کی گن پک کر لے گی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کیا ورسٹ ڈیسیژن ہے ان کا. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, مجھے لگتا ہے ہر کوئی اس کو جانتا ہے, اس کا نام ہے بل گیٹس. مجھے لگتا ہے ہر کوئی اس کے جانتا ہوگا. وہ کوئی ایمپلائی نہیں تھا, بس اس نے اپنا مائنڈ سیٹ رکھا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے لائف میں, تو اس نے آپ دیکھو مائکروسافٹ بنایا اور پوری ورلڈ میں اس کا چل رہا ہے اس کا بزنس. مجھے آئی پرسنلی ریکویسٹ از ایوری باڈی دیٹ, پیرنٹس کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا چاہے کوئی ایشو ہو اس میں کہ جو ساؤتھ کشمیر میں جو حالت بنی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے ایسے کہ ہمیں ان سے اپارٹ اپنے مائنڈ ان سے الگ رکھنا پڑے گا. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ ہمیں لائف میں کچھ اچیو کرنا ہے. مجھے لگتا ہے ساؤتھ کشمیر کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے. جو سچویشن ساؤتھ کشمیر میں بنی ہوئی ہے پولیٹیکلی وی کین ناٹ سالو اٹ, وی کین کنٹین اٹ فار اے ٹائم بینگ. جو ابھی تک ہوا ہے پچھلے 3 دہائیوں سے ہم نے کنٹین کیا ہے. اگر آپ ڈیٹا کے تھرو جائیں گے, ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے بھی یہاں پہ وہی سچویشن تھی جو آج ہے. اب صرف یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہائپ زیادہ ملی ہوئی ہے, لیکن سچویشن ریمین سیم. اگر ہمیں ساؤتھ کشمیر ان جنرل اینڈ کشمیر میں جو پریشانیاں اس وقت ہو رہی ہے, انسرٹینٹیز ہے, ان سب کو اگر ہمیں سالو کرنا ہے تو ہمیں ایک آئیڈیالوجی, پیس بیسڈ آئیڈیالوجی کو یہاں پہ انکلکیٹ کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ابھی سچویشن ساؤتھ کشمیر میں بنی ہوئی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ گن, نو آئی وونٹ ایکسیپٹ دس, اٹس اباؤٹ آئیڈیالوجی. پچھلے 30 سال سے جو کشمیر میں سب سے زیادہ ہم نے کھویا ہے وہ پیس کھویا ہے ہم نے. اور پیس ہمارے مذہب کے اعتبار سے از دا پرائم رسپانسبلٹی آف ایوری ہیومن بینگ, اسپیشلی ایوری مسلم, ٹو اسٹیبلش پیس. یہی تو مقصد ہے اسلام کا. اگر ہم نے پچھلے 30 سال سے آئیڈیالوجی پہ کام کیا ہوتا تو شاید آج کے ڈیٹ میں ہم کہیں پہ پہنچ گئے ہوتے. آج کے ڈیٹ میں کشمیر میں, بالخصوص جنوبی کشمیر میں نفرتیں اتنی بڑی ہوئی ہے. ہم آج کے ڈیٹ میں اسلام میں ہی آپ دیکھیں کتنے ڈویژنز ہو گئے ہیں. جو اسکول آف تھاٹس ہے اسلام کے, آپس میں کتنے ڈویژنز ہیں, اور ان کی وجہ سے کٹر پنتھی بہت پنپ رہی ہے. انتہا پسندی اتنی ہو گئی ہے کہ میرے دوست نے ابھی کہا ہم ڈیتھ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, زندگی کو نہیں. ایگزیکٹلی یہ آئیڈیالوجی کی پرابلم ہے. اس آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیس بیسڈ آئیڈیالوجی ہمیں یہاں پہ انٹروڈیوس کرنی ہے, ری انٹروڈیوس کرنی ہے رادر. اور اس کے لیے صوفیزم از دا اونلی وے. آئی مسٹ اگین ریائٹریٹ, صوفیزم از دا اونلی وے to solve this problem. میرا سوال ہے, پہلے یہاں پہ کچھ سالوں سے حالات بہت کشیدہ تھے, یہاں تک کہ یہاں پہ بندوق چھیننے کا بھی واقعہ پیش آیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے تب سے یہاں کے حالات میں کوئی سدھار آپ کو لگ رہا ہے, کوئی سدھار آیا ہے؟ اگر آپ کاسمیٹک چینجز کی بات کریں گے کہ ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا, اس میں اس کا رول تھا اس کا رول تھا, کاسمیٹک چینجز تو ہوئی ہے. ویل سے کاسمیٹک چینجز ہوئی ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں شاید, بٹ دس از اے لل. اس دوران میں کوئی پازیٹیو اپروچ جو ہونا چاہیے, جہاں پہ اس ٹائم کو ہم پروڈکٹیولی یوز کر سکتے تھے کہ یہ حالات دوبارہ سے نہ ہوں, ان چیزوں پہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. کوئی ہتھیار چھینتا تھا, آج نہیں چھینتا ہے, تو وی کین ناٹ سے دس اے سکسیس. We will say it as a success story only when the perception changes, only when the thought process changes, only when we all feel safe and secure. چھوٹے موٹے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے, سپلنٹ انکاؤنٹرس ہوتے رہیں گے, but unless and until you address the gross root level problem and you hit the very objective where it is supposed to objective, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Just speak to our youth. Speak about their aspirations, about their requirements, and give them space to vent out their anger. After all, یہ ساری لڑائی اسپیس کی ہے. آپ مجھے وال کے اگینسٹ پش کر رہے ہیں طاقت کے زور پہ, کسی اور کے چیز کے زور پہ, تو when it's the end
mark of me for pushing against the wall, I will just bounce back. मैं भी आप पर हमला करूँगा. तो ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसी सोसाइटी और ऐसी आइडियल सोसाइटी को बनाने में हम हर कोई अपना रोल प्ले करे, जहाँ पे हर एक अपनी बात को सामने रख सके और अपना जो भी उसका है वो बता सके और उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकें. हालातों में एक कंसिडरेबल चेंज आई है, एक सुधार आया है. आई मस्ट एक्सेप्ट दिस. लेकिन ये एक ऐसी चेंज है जो प्रायोरिटीज़ पर मबनी है. प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है. पिछले 1 साल से जो माइंडसेट है उसमें काफ़ी अंतर आया है और माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव हुआ है. वी शुड अप्रिशिएट दिस. और ये सस्टेन होना चाहिए. इसके लिए काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस काम कर रही है, उनको और वाइब्रेंट तरीके से काम करना है. लेकिन दिस credit must go to the people of entire Jammu and Kashmir, especially कश्मीर, और ख़ासकर नौजवानों ने अपनी प्रायोरिटी चेंज की है और बहुत अच्छे के लिए चेंज किए, पॉजिटिव के लिए चेंज किए. मुझे लगता है कि जैसे पहले के हालात थे, बंदूकें छीनी जाती थी, पथराव होता था, इनकाउंटर्स, हमारे सिविलियन दिन ब दिन मरते जा रहे थे. तो मुझे लगता है जब से ये यूटी हुई है तो आप यहाँ पर सब भी गवाह है कि तब से देयर आर नो सिविलियन किलिंग्स. इवन देयर आर नो सिविलियन किलिंग्स. जैसे सिविलियन किलिंग्स होती थी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चेंज आ चुकी है. जैसे हमारे सिविल और जो हमारी यूथ है, उन्होंने भी एक पॉजिटिव माइंड सेट कर लिया है कि हमें कुछ कर रहे हैं. मेरे ख्याल से ये बंदूकें छीनना, पत्थर मारना या कुछ जो सिविलियन किलिंग्स होती थी, इससे हमारा नुकसान ही है. अगर हम पॉजिटिव कुछ थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन. अगर हम पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे तो मुझे लगता है वी विल सक्सेस वेरी सून. मुझे लगता है जब से यूटी बना है तब से तो J&K बंद ही रहा है. तो अब ये देखना होगा कि मूविंग फॉरवर्ड की ये एक लल है. जब स्टॉर्म आना होता है तो पहले एक लल होता है. ठीक है, गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि मुझे लगता है अगर लोग पत्थर मारना बंद करें, लेकिन कम से कम वो अपनी आवाज़ बंद ना करें. मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं अपने एंगर को वेंट आउट करने के. ठीक है, तो अगर हम पत्थर नहीं मार रहे हैं और अगर हमारा मुंह भी बंद है तो मैं इसको सक्सेस नहीं मानता हूँ. तो इसमें ये होना चाहिए कि अगर हमारा यूथ सामने आ रहा है, अब वो पत्थर के बजाय, गोली के बजाय मुंह से बोल रहा है, तो मैं इसे सक्सेस स्टोरी मानूंगा. जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तब से पहली बार आज की डेट में बैक टू विलेज का प्रोग्राम अमल में लाया गया. बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में सरकार की तरफ से जो कामयाबियाँ हुई है, लोग उस हवाले से कितने मुतमईन हैं? बैक टू विलेज यस गोडनिक प्रोग्राम गो या दोयम प्रोग्राम गो. बैक टू विलेज प्रोग्राम आए बड़ असल सान शौक सान बनावन, ताकि गामन मज, बाजरन मज, खासकर वन बह गामन चेन हज कत या यम बय पहाड़ी पे रोजान तिहज त कत. सह गया बड़ प्रोग्राम असल. मगर इस बैक टू विलेजस मज आम लुको या पंचन सरपंचो तत गवर्नमेंटस कह शिकायत वन सड़कन हज, आबच, हेल्थ डिपार्टमेंट, कुन त डिपार्टमेंट. मगर इस वन यसन नो बैक टू विलेज कर, मे बासन तथ सत कह त साथ दिन खतर तैयार कह. तिकाज यम बैक टू विलेज गई तथ मज काम आई करप्शन. मे बासन यम अफसर बैक टू विलेज पोस लगन, अगर तम पोस गाम से लगन या कुन जाए असल काम लगन सह बेहतर. यम पोस कड़न, गामस कह फायदा वातान, बैक टू विलेज कह फायदे न तम अफसर पत तम काम ग्राउंडस पे करान यम बैक टू विलेजस मज आम लुक वन. यम वनकस सख्ती आस, चाहे पहाड़न पे सड़क, इस प्रोग्राम चलान कि सड़क हज नमो प्रत कुन जाए सैनिस एरिया मज, खासकर पहलगामस मज या बिजबिहारस मज, पहाड़ी एरिया. मे बासन वन तत सन मोज बेनिस सफ़र करान, गुड़िस पे पेवन वालन, डांड मज पेवन वालन, कह रोड बनो वन तक गवर्नमेंटन. बैक टू विलेज फेल, कह त मकसद तम बैक टू विलेज. नाज़रीन, हर प्रोग्राम का एक मुकर्रर वक्त होता है, हमें भी वक्त की कदर करनी चाहिए. इसलिए हम आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं. जो भी सवाल रह गए इस प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में हम उस पे चर्चा ज़रूर करेंगे. दीजिए इजाज़त. अगर आपको कोई राय या मशवरा हो इस प्रोग्राम के हवाले से तो नीचे दी हुई डिटेल्स पे आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं. खुदा हाफिज़.
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।